नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ लक्ष्य क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि रीट मेंस के बाद जो है परीक्षा का पैटर्न बदला है। रीट मेंस के बाद जो है नए प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम किस प्रकार से तैयारी करें और उन प्रश्नों का एकदम सटीक आंसर दे सके, आज के सेशन के अंदर इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार इस सेशन से जुड़ जाइए और प्रत्येक चीज को बड़ी बारीकी से समझते हुए चलिएगा। तो देखिएगा, आप लोगों को पता ही है रीट मेंस 2026 का जो एग्जाम हुआ था, इसके अंदर हमें पैटर्न देखने को मिला है कि पूरा बदल चुका है। अब हम ऐसे क्या करें, किस प्रकार से तैयारी करें जिससे हम गलतियों से बच सके और अच्छा स्कोर जो है वो सुनिश्चित कर सके। तो देखिएगा, आगामी भर्ती परीक्षाओं का स्तर भी जो है 2026 के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें जो है अच्छे स्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अर्थात जो है कंपटीशन और टफ होने वाला है। अब मेरिट की लड़ाई होने वाली है। अब ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई सिलेक्शन की है और इस सिलेक्शन की लड़ाई के लिए जो है केवल सरफेस नॉलेज जो है वो सफिशियंट नहीं है। इसके लिए विद्यार्थी को इन डेप्थ जाना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी और एक नए तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। वो क्या नया तरीका रहेगा, किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें जो है अपन जानेंगे। ये सारी बातें जानने से पहले एक बार हम देखते हैं कि आखिर परीक्षा के अंदर क्या चेंजमेंट आया, क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। तो सुनिएगा, देखो पहले जो प्रश्न आते थे ना, पहले बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न आते थे और जिनका मतलब सीधा सटीक उत्तर होता था। फैक्चुअल पोर्शन के ऊपर पहले ज्यादा जो है ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब परिवर्तन आया है। अब बदलाव देखिए, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न जो है वो हमें पूछे जा रहे हैं और इनके अंदर उच्च वैचारिक स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें हर लाइन को समझना पड़ता है, तब जाकर के हम उत्तर दे पाते हैं। सुमेलित करने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। सुमेलित करने वाले प्रश्न यूं नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ होते, प्रश्न इजी भी होते हैं बहुत सारे सुमेलित करने वालों के अंदर, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। उन सुमेलित करना पड़ता है हमें एक बार, फिर वापस उसके बाद कूट देखना पड़ता है। ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके अंदर समय बहुत अधिक जाया हो जाता है, जिससे विद्यार्थी के ऊपर टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर क्रिएट होता है और इस वजह से फिर वो ब्लंडर्स करता है। सिली मिस्टेक्स नहीं, ब्लंडर्स करने लग जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको एकदम से लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं, इनके अंदर खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, एलिमिनेशन तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी को मिला रहे हो, आप एक एक करके एलिमिनेट करते जाइए। कोशिश करिए कि पहले में नहीं तो कम से कम दूसरे ऑप्शन के अंदर जो है आपको उत्तर मिल जाए, दूसरे में नहीं तो तीसरे तक तो आपको उत्तर मिल ही जाना चाहिए, चौथे ऑप्शन तक जाने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से चीजों को एलिमिनेट करना है ताकि हम अपने टाइम का पूरा मैनेज कर सके। फिर कथन कारण वाले प्रश्न बड़े जोरदार आ रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं विद्यार्थी अक्सर कथन कारण वाले प्रश्नों के अंदर जो है डापाचूक हो रहे हैं, कंफ्यूजिया जाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, हमें सब आता भी है, हमारे नोट्स के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन जिस तरीके से हमने पढ़ा है पेपर सेटर ने उस तरीके से नहीं पूछा है। बिल्कुल सही बात है भाई, पेपर सेटर उस तरीके से थोड़ा ना पूछेगा। अब वो विद्यार्थी के माइंड का टेस्ट करेगा। अब केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है। पेपर सेटर चेक करना चाह रहा है कि विद्यार्थी कितना गहराई तक सोच सकता है। तो देखो, ये जो आपके प्रश्न आते हैं कथन कारण वाले, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा, आप लोग कथन पढ़िएगा। एक बार कथन को बहुत शांति से पढ़ना है। जैसे ही आपका कथन पूरा होता है और एक हिंदी का शब्द आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, क्योंकि, ये क्योंकि शब्द का प्रयोग करें। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ा, फिर क्योंकि शब्द लगाओ और फिर उसके बाद में कारण पढ़ो, है ना। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो कारण है ये वास्तव में सही है या नहीं है। अगर कारण सही है तो हमें कहना है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगर अपने को लगता है कि ये कारण सही नहीं है और कथन सही है, तो हम कहेंगे कि भाई कथन सही है और कारण जो है उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। कभी कभार यूं भी होता है, कथन सही होता है और कारण के अंदर जो है कोई और एक अलग ही कथन दे दिया जाता है, तो फिर अपने को यह देना पड़ता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कभी कभार गलत होता है तो उसको भी हमें समझना पड़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप करोगे और जब आप चीजों को गहराई से पढ़ोगे और जब आप प्रश्न को पढ़ करके अच्छे से चिंतन मनन करोगे, अच्छे से चीजों को सोचोगे, तभी जाकर के इस प्रकार के प्रश्न कर पाओगे। और ऐसे प्रश्नों के अंदर समय बहुत जाया होता है, बहुत अधिक समय लग जाता है, जिससे विद्यार्थी को टाइम मैनेजमेंट करने की दिक्कत आती है। तो इन प्रश्नों को जो है ना, बस एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो।
लक्ष्य क्लासेज द्वारा भविष्य में YouTube के ऊपर जो कक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, उन कक्षाओं के अंदर इस प्रकार के प्रश्न अधिक से अधिक लाए जाएंगे जिससे विद्यार्थी अपनी तार्किक सोच और समझ को विकसित कर सके। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और दूसरा होता है कभी कभार हम देखते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न जो है वो भी हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे ही विद्यार्थी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न देखता है और एकदम से घबरा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा। तो ये नहीं है कि केवल आपने नहीं पढ़ा, भाई सिलेबस में ही नहीं है, सभी विद्यार्थी सिलेबस पढ़कर जाते हैं, तो दूसरे वाले विद्यार्थियों ने भी आपकी तरह उस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बाउंसर्स के ऊपर जो है आपको लीव लेना है, ऐसे बाउंसर्स को छोड़ना है, इन पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सीधा आगे बढ़े, जिससे जो है टाइम मैनेजमेंट भी होगा। और सबसे खास बात है कि आप अपना दिमाग वहां पर खराब नहीं करोगे, क्योंकि विद्यार्थी का दिमाग खराब हो जाता है और परीक्षा हॉल एक ऐसा हॉल होता है, उस हॉल के अंदर दिमाग में हॉल हो जाता है भाई साहब, बड़ा ही टफ टाइम वो होता है, बड़ा ही क्रूशल टाइम वो होता है। अगर परीक्षा के टाइम पर कोई विद्यार्थी धैर्य रख लेता है और शांति से सोचता है, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे का जो पेपर होता है ना, वास्तव में आपकी वर्षों की तपस्या जो आपने की है, उस तपस्या को सही दिशा देने का एक समय होता है, ये अंतिम समय होता है। और इस अंतिम समय में जो विद्यार्थी घबरा जाता है, जिसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो विद्यार्थी नॉलेज होने के बावजूद भी गलतियां करता है, जिससे सिलेक्शन से वंचित हो जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। जो चीज आपको नहीं आ रही है उसको आप स्किप करें, उससे आप आगे बढ़े, और फिर जो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना, वो चीजें आप जो है बढ़िया तरीके से पहले करें। फिर बात करें अपन, अब देखिए ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो हम क्या करें, किस तरीके को अपनाएं जिससे हम सफलता सुनिश्चित कर सके और ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो देखो, अब वन लाइनर से काम चलने वाला नहीं है, अब फैक्चुअल पोर्शन से काम नहीं चलेगा, अब एनालिटिकल होना पड़ेगा। पहले रट्टाफिकेशन चलता था, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब विद्यार्थी को डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा और बड़ी गहराई से सोचना भी पड़ेगा। मतलब अध्ययन के साथ साथ चिंतन के साथ साथ मनन भी करना पड़ेगा, मनन के साथ साथ चिंतन भी करना पड़ेगा। दोनों डायमेंशन जो है अब विद्यार्थी को एकदम से क्लियर रखने पड़ेंगे, तब जाकर के वो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे पाएगा। तो आपको है ना मूल पुस्तकें पढ़नी है। अब विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मूल पुस्तकों की डेफिनेशन क्या है, तो सीधा सीधा आपको जो है आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स जो चल रही है सरकारी विद्यालयों के अंदर, उन किताबों को अच्छे से पढ़ना है, उनकी लाइन टू लाइन जो है अच्छे से पढ़ करके समझनी है। केवल पढ़ने से या रटने से काम नहीं चलेगा, चीजों को समझना भी पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और एक मैंने कहा ना, ये क्योंकि ये शब्द जो है अब हर प्रश्न के अंदर आपको लाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता रहता हूं, व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, क्या से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो इस क्यों की महत्ता को आप अब समझिए और उस महत्व को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अब कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक को पढ़िए और शांति से उस टॉपिक के बारे में सोचिए, मन ही मन प्रश्न बनाइए और फिर उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। खुद से प्रश्न कीजिए और खुद को ही जवाब दीजिए, तभी जो है आप अच्छे से तैयारी को आगे बढ़ा पाओगे। एक अच्छा विद्यार्थी वह होता है जिसने पूरे दिन भर के अंदर जो भी पढ़ाई की है, जब वो शाम को सोता है लाइट बंद करने के बाद जो है वो 15-20 मिनट के अंदर उन सारी महत्वपूर्ण बातों को एक बार रिवाइज करता है। और ये जो रिवीजन होता है ना, ये सबसे बेस्ट रिवीजन होता है। सेल्फ रिवीजन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है, इसलिए सेल्फ रिवीजन करे और ये जो आपकी सफलता है उसको सुनिश्चित करने में सबसे सहायक सिद्ध होगा। तो आपको जो है आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स जो है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, लक्ष्य क्लासेज इस दिशा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अब से लक्ष्य क्लासेज, अब तक भी लक्ष्य क्लासेज की जो किताबें आ रही है वो ऑथेंटिक सोर्सेज के ऊपर ही बेस्ड है। और इस बार आनंद सर ने कहा कि सर किताबें इस प्रकार से आप प्रिपेयर करवाओ जिसमें एनसीईआरटी आरबीएससी का पूरा क्रक्स हो, पूरा निचोड़ हो उन किताबों के अंदर। जो सुजस है उस सुजस से महत्वपूर्ण बातें भी उन किताबों के अंदर इंक्लूड की जाए। और उसके साथ साथ जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी जो पुस्तकें चलती है राजस्थान सरकार की, उन ऑथेंटिक सोर्सेज की चीजें जो है उन किताबों के अंदर ऐड की जाए, जिससे विद्यार्थी को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल सके, एक ही स्थान पर उनको सारी चीजें प्राप्त हो सके। फिर बात करें ऑथेंटिक कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आपको जो है श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ संस्थान और श्रेष्ठ पुस्तकों का चुनाव करना पड़ेगा। और इनका चुनाव जो है आप देख कर सकते हो, अच्छे शिक्षक को भी देख करके और पढ़ करके आप उसका चुनाव कर सकते हो, और अच्छी किताबों का भी इसी प्रकार से चुनाव कर सकते हो।
मैं एक और सेशन लेकर के आऊंगा, उसके अंदर मैं आपको जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स है उन सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट के लिए आप इस वाली किताब को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जो है ना रटने के बजाय जो है गहरी समझ विकसित करनी है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आरपीएससी और आरएसएसबी के एग्जाम्स के अंदर फैक्ट नहीं पूछते, हमारे राजस्थान में फैक्ट भी पूछते हैं, लेकिन अब एनालिटिकल चीजें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो फैक्ट तो याद रखने जो रखने हैं, लेकिन अब हमें गहरी समझ भी विकसित करनी है और उसी के अनुरूप अपने को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है ना। विश्लेषणात्मक प्रश्न आ रहे तो हमें भी विश्लेषण करना है कि इसका उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं और हम जो उत्तर दे रहे हैं क्या वो सही है या फिर नहीं है। इस बात का भी विश्लेषण जब प्रैक्टिस करते हो तब आप लोगों को करना है और विषय की जड़ तक आपको जाना है, विषय की गहराई तक जाना है। मैं मानता हूं सिलेबस अथाह समुद्र है, लेकिन अब जब समुद्र के अंदर कूद ही गए हो तो गहराई से क्या घबराना। तुम्हारे दिमाग में अगर सफलता की सनक है, निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए पूरी गहराई से पढ़ोगे। अब सतही ज्ञान से सिलेक्शन होने वाला नहीं है, वो समय गया भाइयों और बहनों। अब समय बदल चुका है और बदले हुए समय में आपको अपने आप को समय के अनुसार ढालते हुए तैयारी को जो है बेहतर से बेहतरीन करना है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया ही था वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट। आप हर जगह पर वाई लाओ, क्यों हो रहा है और हाउ कैसे हो रहा है, कैसे ये चीजें हो रही है। आप हर जगह पर, जैसे आप मैथ को समझते हो, रीजनिंग को समझते हो ना, वैसे अब हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी को भी समझना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना, हम पढ़ते तो कल्चर है, कल्चर के टेम्पल्स याद करके चले जाते हैं और एग्जामिनर पूछ लेता है कि इन मंदिर को उत्तर से पूर्व की तरफ जमाइए। अब आपको डायरेक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे प्रश्न आ रहे हैं वैसे ही आपको तैयारी आगे बढ़ाना है। तो गहन विश्लेषण करना है और आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक्स जो है उन्हीं बुक्स को पढ़ना है, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट पर जाना है, ऑथेंटिक टीचर्स से आपको पढ़ना है। मैं यूं नहीं कहता हूं कि भाई मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है, जिसका कंटेंट लगता है कि ये ऑथेंटिक है, टू दी पॉइंट है, जो केवल कंटेंट ओरिएंटेड बात करता है, एग्जाम ओरिएंटेड बात करता है, उसका फोकस केवल स्टडी पर है, उसी के साथ आप जुड़े। क्योंकि आप लोगों को पता ही है समय हमारे पास बहुत कम है। अगर हम अपने समय को वेस्ट करेंगे तो समय हमें वेस्ट कर लेगा। तो समय की नजाकत को समझते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करें और मेहनती शिक्षकों के साथ, मेहनती टीम के साथ जुड़े। अच्छी किताबों, अच्छे शिक्षकों और संस्थानों का आप चुनाव करें, तभी जाकर के आप भविष्य में आगे बढ़ पाओगे। और सबसे खास बात, आप अच्छी किताब का, अच्छे अध्यापक का और अच्छे संस्थान का चुनाव कर लोगे, केवल इससे ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके सिलेक्शन में 90% भूमिका आपकी स्वयं की रहेगी, 10% योगदान जो है किताब का और कंटेंट का, कह सकते हो कंटेंट कह दो, कोचिंग कह दो, टीचर कह दो, उसका रोल रहेगा। बाकी पूरा का पूरा योगदान आपका ही रहेगा। ये एक ऐसा महाभारत है जिसमें रथी भी आप हो, सारथी भी आप हो, यहाँ कृष्ण भी आप हो और अर्जुन भी आप हो। यहाँ आपको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई आपको जो है निशाना कैसे साधना। यद्यपि हम पूरा मार्गदर्शन आपका करते हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है सफलता में। तो इसलिए आत्म अभिप्रेरणा को जगाइए और मोटिवेट होते रहिए, अपना मोटिवेशन रखिए कि हमें राजस्थान सरकार के इतने बड़े पद पर जाना है और हमें हमारे परिवार, गांव, जिले और देश का, समाज का जो है नाम रोशन करना है। हमें जीवन के अंदर नई ऊंचाइयों को छूना है। अपने टारगेट सेट कीजिए और उन टारगेट को अचीव करने का प्रयास कीजिए। रोज अपने आप को आप टारगेट दो कि मुझे आज इतना करना है, और शाम तक, जब तक मैं यूं कहता हूं कि वो टारगेट अचीव नहीं होता है, तब तक पढ़ते रहो, तब तक मेहनत करते रहो, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में महत्वपूर्ण टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो भाई साहब। याद रखना है, आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जहां से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न ज़्यादा आते हैं। जिन टॉपिक्स से परीक्षाओं के अंदर प्रश्न ज़्यादा आते हैं उन टॉपिक्स को आप गहराई से पढ़े। जहां से कम प्रश्न आते हैं उनको आप बेसिक पढ़ ले, जिससे आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेबर स्टडी से काम नहीं चलेगा भाइयों और बहनों, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप
आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं उन पेपर्स को पढ़े, उन पीवाईक्यूज को देखे और फिर समझे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम का नेचर क्या है, तभी आप चीजों को आगे बढ़ा पाओगे, है ना। रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बिना टाइम मैनेजमेंट के और बिना स्ट्रेटेजी के जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग आगे बढ़ो। जैसा कि मैंने कहा है कि पीवाईक्यूज आपको पढ़नी चाहिए और इसके साथ साथ अधिक से अधिक आपको टेस्ट लगाने चाहिए और गलतियों से बचना है। टेस्ट के अंदर गलतियां करोगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने यहां पर गलती की है और भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना करें। टेस्ट में आप गलती कर सकते हो क्योंकि एक शिक्षक और माता पिता ही होते हैं जो बच्चे को माफ कर देते हैं। आरपीएससी और आरएसएसबी कभी माफ नहीं करते हैं, ये सीधा साफ करते हैं। वहां आप गलतियां बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट दोगे और अपनी तैयारी को जांचते हुए, परखते हुए, स्व मूल्यांकन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहोगे, पूरी रणनीति के साथ चलोगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको कहा ना, बिना स्व मूल्यांकन के सफलता संभव नहीं है। तो सफलता सुनिश्चित करने का यही एक अच्छा तरीका है। आपको चंद पैसों के चक्कर में जो है, हर किसी ऐसे कोचिंग के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं आना है जहां पर समय पर कोर्स पूरा नहीं करवाया जाता हो, जहां पर ऑथेंटिक कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता हो, है ना। आपको जो है ना अच्छे से अच्छे संस्थान का चयन करना है, अच्छे से अच्छे शिक्षकों का चयन करना है, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। पैसा वापस कमा लोगे, लेकिन जो समय जा रहा है ना, ये समय वापस नहीं कमा पाओगे आप, है ना। जो भी आपको लगे कि आपके कोई टीचर अच्छे हैं, उस टीचर को आप मेंटर बनाओ, या आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड है, बड़े भाई, पापा जो मतलब सक्सेसफुल है, उनको आप अपना मेंटर बनाओ और उनसे आप जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए गुर सीखे, मंत्र सीखे और जीवन के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करें, उनके नक्शे कदम पर चले और मेहनत करते रहे। कुल मिलाकर के अगर आपको 2026 के अंदर सफलता चाहिए तो अपनी रणनीति में और अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि अगर व्यक्ति अपनी आदतों को सुधार लेता है तो उसके जीवन के अंदर बहुत सुधार आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन अपनी आदतों से बिगड़ता है। इसलिए अपनी आदतों में सुधार लाए, मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं रखे। मेहनत ही सब कुछ होता है, सफलता का आधार होता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को जो है एक सटीक मार्गदर्शन में जो है आगे बढ़ाए और जितनी भी पीवाईक्यूज है, इन पीवाईक्यूज को पढ़े। इन पीवाईक्यूज से आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है और हमें किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, ठीक है। और मैं आगे वाले सेशन के अंदर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सब विद्यार्थियों तक लाऊंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं वापस अपन अगले सेशन में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से तैयारी करोगे, बढ़िया मेहनत करोगे और सफलता सुनिश्चित करोगे। इस 2026 को सिलेक्शन ईयर के रूप में सेलिब्रेट करोगे। मिलते हैं वापस हम सभी को। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहार।